हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति डुअल नेचर ऑफ वेव्स के चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इसमें हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव को पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि हम जानते हैं और सुने हुए हैं, तो इसे ज़रा देख लें। सबसे पहला तो यह है कि किसी भी धातु में, किसी भी मेटल में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से कोई एनर्जी दी जाती है तो वह सतह को छोड़ करके जाते हैं। तो इस तरह से होता है तापायनिक उत्सर्जन। किसी धातु को जब गर्म करते हैं तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस उत्सर्जन की घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, क्योंकि ताप देने से उत्सर्जन हुआ। इसी प्रकार है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। जब किसी सुग्राही प्रकाश की किरण द्वारा किसी धातु की पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिसे हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक इसी तरह से क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन मीन्स हो गया फील्ड एमिशन। जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च वैद्युत क्षेत्र, मतलब कि लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। इसी तरह से द्वितीयक उत्सर्जन भी होता है। तो जब किसी धातु के पृष्ठ को उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या उस पर आपतित होते हैं तो वे अपनी ऊर्जा धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धातु के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यह घटना द्वितीयक उत्सर्जन तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की जो घटना है इसकी कुछ हिस्ट्री है। अब ये जाने कि ये कैसे कॉन्सेप्ट आया, तो देख रहे होंगे कि 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति के अपने प्रायोगिक अन्वेषण के समय इन्होंने किया। हर्ट्ज ने यह देखा कि जब विसर्जन नलिका के कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो वैद्युत विसर्जन अधिक सुगमता से होता है। इसका मतलब है कि प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसी क्रम में 1888 में हाल्वैस ने इसकी प्रायोगिक पुष्टि की। हाल्वैस ने यह देखा कि जब ऋणावेशित जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश को डाला जाता है तो वह अपना ऋणावेश खो देती है, और जब एक अनावेशित जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं तो वह धनावेशित हो जाती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि पराबैंगनी प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उसकी सतह से होता है। इसी क्रम में 1898 में सर जे टॉमसन ने धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने पर धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये बताया। 1900 में फिलिप लेनार्ड ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन किया, जिसमें कि हम आगे अभी लेनार्ड और मिल्टन या हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को जो है जानेंगे। तो ये कुछ थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी हिस्ट्री। अब यहाँ पर आप देखें कि जब पराबैंगनी प्रकाश इस प्लेट पर पड़ रही है जो कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, तो इससे जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और यह ऋणावेशित होने के कारण इसको रिपेल कर दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यह धन प्लेट की तरफ चले जाते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाती है और इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे
जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो धारा का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में इस तरह से होती है। तो जब इस पर पराबैंगनी प्रकाश नहीं डाला जा रहा है, उस स्थिति में इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, अर्थात सर्किट इनकम्प्लीट है। लेकिन जब पराबैंगनी प्रकाश इस पर डाल रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के इस प्लेट पर पहुंच जाते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाती है। तो जब किसी धातु की पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। परिपथ में बहने वाली धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये हर्ट्ज तथा लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आवृत्ति संबंधी, तीव्रता संबंधी जो भी अध्ययन है वह इसी के आधार पर, इसी प्रयोग के आधार पर किए गए हैं। कार्यफलन क्या होता है? सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है कार्यफलन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे W या फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान धातु के गुणों तथा पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV में मापते हैं। 1 EV इक्वल्स टू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो ये W इक्वल्स टू H न्यू नॉट या वेवलेंथ के टर्म में HC अपान लैम्डा नॉट। यहाँ पे न्यू नॉट देहली आवृत्ति, लैम्डा नॉट देहली तरंग दैर्ध्य है, H प्लांक नियतांक और C प्रकाश का वेग है। जैसा कि इस फिगर से आप देख रहे होंगे कि जब इस पर इंसिडेंट फोटान जो है पड़ता है, यानी जब इस पर फोटान आपतित होता है तो यह पूरा अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके सतह तक आता है। सतह तक आने में जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। तो अगर फोटान की ऊर्जा उसके कार्यफलन से अधिक होगी तो वह सतह से निकल करके जो बची हुई ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त करके और सतह से बाहर निकल जाता है। प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, अर्थात अगर हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा उसी अनुपात में बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर वैद्युत धारा बढ़ जाती है। तो ये देखिए ग्राफ है, आपतित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश वैद्युत धारा। अगर हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो वैद्युत धारा बढ़ जाती है। तो तीव्रता से क्या तात्पर्य है? तीव्रता से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सतह पर प्रकाश की जो किरणें पड़ रही हैं, यह प्रकाश की किरणें फोटान के रूप में पड़ती हैं और फोटान ऊर्जा का बंडल है, यानी कई किरणों को मिलाकर के हम एक बंडल यहाँ पर बोलते हैं फोटान। तो उस पे जो नंबर ऑफ फोटान होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। तो अगर फोटानों की संख्या अधिक होगी तो अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो इस तरह से फोटानों की संख्या जब बढ़ेगी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ेगा। अर्थात अब यहाँ पर आप वही कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ाएंगे तो प्रकाश वैद्युत धारा उसी अनुपात में बढ़ जाती है। निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। आपतित प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति के लिए एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋण विभव, जिसे V0 कहते हैं, जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, उसे निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव कहते हैं। और यदि निरोधी विभव V0 हो तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर EV0 होती है। तो
यहाँ पर ये कहा गया कि एनोड को दिया गया वह निम्नतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, अर्थात धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो उस समय जो विभव होगा उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। प्रकाश वैद्युत धारा पर विभवांतर का प्रभाव। अगर हम विभवांतर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? यदि एनोड के धन विभव को बढ़ाते जाएं तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी बढ़ता है और एक निश्चित विभव के लिए प्लेट धारा का मान अधिकतम हो जाता है। इस अधिकतम धारा को संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे यहाँ इस फिगर में आप देखें, ये दिखाया गया विभवांतर 0, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, और ये दिखाई गई है प्रकाश वैद्युत धारा। I1, I2, I3 यह प्रकाश की तीव्रता है, ऊपर की तरफ प्रकाश वैद्युत धारा है। तो जब तीव्रता प्रकाश की I1 है तो ये आप देख रहे होंगे कि कुछ ऋणात्मक विभव होगा जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिस पर वैद्युत धारा शून्य होगी। लेकिन धीरे धीरे आप ये देख रहे होंगे कि जब हम बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि यह धारा का मान नियत हो जाता है, अर्थात उस सतह से निकलने वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह पूरे के पूरे निकल गए। ठीक इसी तरह से जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देते हैं तो पड़ने वाले फोटानों की संख्या बढ़ जाती है। जब फोटानों की संख्या बढ़ती है तो उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है। तो ये दूसरे इंटेंसिटी के लिए मिल गया। इसी तरह से तीसरे स्थिति के लिए, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि समान धातु के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका मान नियत होता है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति नियत रखकर, यानी आवृत्ति को नियत रखें, कांस्टेंट रखें, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा का मान बढ़ जाता है, परंतु निरोधी विभव अपरिवर्तित रहता है तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। अगर हम आवृत्ति को घटाते हैं या बढ़ाते हैं जो उस पर आपतित हो रही है तो क्या होता है? आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत रखकर, तीव्रता को नियत रखा गया है। यदि भिन्न भिन्न आवृत्तियों का प्रकाश डाला जाए तो संतृप्त धारा का मान अपरिवर्तित रहता है, संतृप्त धारा चेंज नहीं होती है, किंतु निरोधी विभव का मान बदल जाता है। अतः आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी निरोधी विभव उतना ही अधिक होगा। आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी निरोधी विभव उतना ही अधिक होगा। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो फोटान की ऊर्जा होती है एच न्यू, तो अगर न्यू का मान बढ़ाएंगे तो एच न्यू बढ़ेगा, ई बढ़ जाएगा, लेकिन दिए गए धातु के लिए जो कार्यफलन होता है वह नियत होगा। तो अगर हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो दी गई ऊर्जा तो बढ़ा दी गई, कार्यफलन उतना ही है, तो जो शेष ऊर्जा बचेगी जो गतिज ऊर्जा के रूप में दी जाती है उसका मान बढ़ जाएगा। तो वही कहा गया है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी निरोधी विभव उतना अधिक होगा और उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यहां पर देखिए विभवांतर है और ये दिखाया गया है प्रकाश वैद्युत धारा। तो ये दिखाया गया है कि जब विभवांतर यानी ये आवृत्ति जो न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 है, न्यू 1 आवृत्ति है, तो इसका है V01 मिला है, लेकिन जब V2 किया गया है, आवृत्ति को बढ़ा दिया गया है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निरोधी विभव है, उसका मान देखिए लेफ्ट शिफ्ट हो गया, V02 ये मिला। तीसरी स्थिति में जब न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 है तो उस स्थिति में ये V03 और निगेटिव हो गया, इधर मिल गया। लेकिन तीनों के लिए आप देख रहे होंगे कि जो संतृप्त धारा का मान है वह नियत होता है, संतृप्त धारा का मान नियत होता है। मीन्स हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, जितने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उतना ही है। यहाँ पर
प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो करके सतह से बाहर जाते हैं, उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका मान बढ़ जाता है। देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, उस आवृत्ति को उस पदार्थ के लिए देहली आवृत्ति अथवा संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं और इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे इस फिगर से आप देखें, इधर दिखाई गई है आवृत्ति और इधर है अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो जब हम आवृत्ति को 0 से बढ़ाना शुरू करते हैं तो एक कुछ दूरी तक जो देख रहे होंगे कि न्यू नॉट है, यहाँ तक कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। न्यू नॉट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, अर्थात यहाँ E का मान अब पॉजिटिव मिलता जाता है। तो न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा और इससे अधिक पर उत्सर्जन होगा। तो यह वह न्यूनतम आवृत्ति हो गई, इसलिए इस न्यूनतम आवृत्ति को यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहते हैं। अब इसे अगर आप ये देखें, अगर हम इसको डॉट डॉट पीछे की तरफ मिला देते हैं तो O से जो D, ये पोर्शन जो दिख रहा है W, यह कार्यफलन के बराबर होता है। कार्यफलन यानी W के बराबर होता है। देहली तरंग दैर्ध्य, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी के लिए न्यूनतम था, इसके लिए अधिकतम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर एक घटता है तो दूसरा बढ़ेगा, तो वह न्यूनतम था तो यह अधिकतम होगा। तो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे टंगस्टन के लिए देहली तरंग दैर्ध्य का मान जो है 2300 एंगस्ट्रॉम है, 2300 एंगस्ट्रॉम है। तो इसकी सतह पर इससे कम तरंग दैर्ध्य का अगर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, किंतु अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, यानी ये कहा गया कि अगर 2300 से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, लेकिन अगर 2300 से अधिक प्रकाश, माने 2300 एंगस्ट्रॉम से अधिक का तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अगर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। पदार्थ के प्रकृति का प्रभाव। तो पदार्थ के प्रकृति का प्रभाव से क्या तात्पर्य है कि अलग अलग मेटल के लिए क्या होगा। तो यहां पर देखिए मेटल 1 और मेटल 2, ये दो ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, आवृत्ति तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बीच में। तो A के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के बाद ही E का मान 0 से बढ़ेगा। तो इसे जो है हम प्लॉट कर लिए, जो कि D से डॉट डॉट ये, और ये न्यू नॉट हो गया और ये आगे की तरफ हो गया। दूसरे मेटल के लिए जब हम निकालते हैं तो दूसरे मेटल के लिए भी वैसे ही मिलता है। ये देख रहे होंगे कि ये D डैश पर मिलता है, ये न्यू नॉट 2 हो गया, पहले के लिए और दूसरे के लिए अलग अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर एक समानता होती है कि x अक्ष के साथ पहला जितना कोण बना रहा था दूसरा भी उतना ही कोण बनाता है, अर्थात दोनों के लिए सरल रेखा मिलती है। दोनों अलग अलग धातुओं के लिए आवृत्ति तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो दोनों सरल रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं, अतः इनका ढलान नियत होगा। ढलान मतलब कि जो tan थीटा होगा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यह नियत होगा, जो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ढलान है वह चाहे जो भी मेटल होगा उसके लिए वह नियत होगा, और जो यह नियतांक यहाँ पर मिलेगा या मिलता है, यह प्लांक नियतांक h के बराबर होता है। तो इसका जो ढलान है वह प्लांक नियतांक के बराबर होता है। निरोधी विभव V0 तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ।
क्या होगा? तो अगर ये वी नाट तथा न्यू के बीच में ग्राफ प्लाट करते हैं तो न्यू नाट से आगे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अर्थात अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तो इस ग्राफ से हमें क्या मिलता है? अगर हम इस ग्राफ से देखें तो tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा पी क्यू बटा क्यू आर परपेंडिकुलर अपान बेस। तो पी क्यू अपान क्यू आर, पी क्यू क्या होगा और क्यू आर क्या होगा? तो देखिए पी क्यू जो है यह वी नाट पर है तो डेल्टा वी नाट होगा, यानी वी नाट हो गया, और ये क्यू आर फ्रिक्वेंसी है न्यू, तो वी नाट बाई न्यू। अब ई के बराबर होता है ई वी नाट, निरोधी विभव के टर्म में अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर ई वी नाट, और ई के बराबर एच न्यू होगा। तो ई वी नाट बराबर एच न्यू, तो वी नाट अपान न्यू इक्वल्स टू हो गया एच अपान ई, अर्थात टेन थीटा बराबर जो वी नाट बाई न्यू है यह एच बाई ई के बराबर है। अर्थात इसका जो ढलान है, इसका जो स्लोप है, इसके स्लोप से हमें एच बाई ई प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से रेखा द्वारा, जो ये रेखा है, इस रेखा के द्वारा जहाँ पे कटान जैसे डी पर जो कट कर रहा है, तो इससे ओ से डी की वैल्यू मिलेगी हमें। तो ओ से जो डी की वैल्यू होती है यह कार्यफलन डब्लू बटा ई यानी डब्लू बाई ई के बराबर होती है। तो आप ये देख रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी तथा निरोधी विभव के बीच में जो ग्राफ प्लाट किया जाता है तो ग्राफ के स्लोप से एच बाई ई तथा उसके रेखाखंड द्वारा जहाँ पे कट होता है उससे जो अंतःखंड है वह डब्ल्यू बाई ई का मान प्राप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।